हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2-3 लेक्चर हो चुकी है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहां से सारा चीज मिल जाएगा। या नहीं तो नीचे देखिएगा, नीचे प्ले लिस्ट है, वहां से भी आप लोग उस लिंक के थ्रू पहुंच सकते हैं। पढ़िए, हम समझ रहे हैं आप लोग कोई पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत लोग हैं जो पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन पढ़िएगा, ऐसे लोग को बेनिफिट होगा, नॉलेज होगा, ठीक ना। देखिए, हम लोग जहां तक खत्म किए थे उससे आगे आज हम लोग का थोड़ा सा कुछ अलग टॉपिक, मतलब केमिस्ट्री का ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग वे में उसको हम लोग बात करेंगे, अलग वे में उस टॉपिक को लेकर चलेंगे। देखिए, थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का टर्म घुसाएंगे। जैसे देखिए, हम लोग जानते हैं ना कि लाइट से रिलेटेड थोड़ा सा बात करते हैं। लाइट हम लोगों का ना, अगर प्रकाश के बारे में अगर थोड़ा बहुत आप लोग जानते होंगे ना लाइट के बारे में, तो लाइट में दो लाइट का नेचर होता है, जो ऑप्टिक्स में आप लोगों को पढ़ना है, बाद में पढ़ना होगा। जो देखिए, लाइट दो तरह का नेचर की तरह बिहेव करता है। एक पार्टिकल नेचर की तरह और दूसरा वेव नेचर की तरह बिहेव करता है। तो पार्टिकल्स नेचर और वेव नेचर की तरह लाइट बिहेव करता है। तो यहाँ पे जब केमिस्ट्री में हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस में जितना भी ऑब्जेक्ट है सब तो एटम से ही मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलकर बना। लेकिन आप लोग इस सब में देखिएगा ना कि जनरली ज्यादातर ये सब पार्टिकल्स नेचर की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल्स नेचर मतलब जैसे ये क्या है, पार्टिकल्स है, कण है, छोटा छोटा कण है। लेकिन क्या हम लोग कभी सोच पा रहे हैं या सोच सकते हैं कि क्या ये वेव नेचर की तरह भी बिहेव कर सकता है? मतलब कि क्या हम लोग को दिख रहा है ऐसे तो दिख रहा है कि हाँ पार्टिकल्स है, वेव नेचर इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वेव नेचर कुछ अलग तरीका से वो वेव नेचर कुछ अलग तरीका का दिखता है। जैसे लाइट देखिएगा, लाइट पता चल जाएगा आपको, लाइट दोनों तरीका से, पार्टिकल्स नेचर भी दिख जाएगा। पार्टिकल्स नेचर कैसे दिखेगा कि मान लेते हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर में धूल कण पूरा है, और जब उससे लाइट गुजारिएगा ना तो वहां पता चल जाएगा कि लाइट पार्टिकल्स नेचर जैसा बिहेव कर रहा है। और वेव तो दिख ही जाता है, अगर ध्यान से देखिएगा ना लाइट को, तो वेव या रेडिएशन जो होता है ना, वही वेव नेचर होता है। उसी तरह इसमें देखा गया, मतलब कि देखा गया कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है, क्या वो भी मतलब दोनों नेचर की तरफ बिहेव कर सकता है? तो वही इसमें आज हम लोग टॉपिक में बात करेंगे। और ये चेक करने के लिए, ये जांच करने के लिए एक साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रॉगली। तो डी ब्रॉगली वही साइंटिस्ट है जो इसके बारे में एक्सप्लेन किए, इसके बारे में इक्वेशन दिए, क्या क्या था वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये इसमें बेसिकली ये बताया गया कि डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट है, वो यही बताया कि जितना मतलब कि देखिए जो भी एटम्स है, मोलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये सब है। जैसे कि मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट दोनों तरह का नेचर की तरह बिहेव कर सकता है? तो यही इसमें बताया गया कि जितना भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम है ना, ये सब क्या है, ये भी दोनों तरह का नेचर की तरह बिहेव करता है। यानी पार्टिकल्स नेचर की तरह भी बिहेव करता है और ये वेव नेचर की तरह भी बिहेव करता है। अब यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये वाला वेव नेचर कैसे भाई ये होगा? ये तो इतना बड़ा है, ये भी ठीक है, ये एटम से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना एक स्ट्रक्चर का निर्माण किया, तो क्या ये इसमें वेव नेचर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये तो डायरेक्ट केवल पार्टिकल्स नेचर दे रहा है, ठीक है। तो फिर बाद में पता चला, बाद में मतलब कि देखिए, ये तो स्टेटमेंट दे दिया, लेकिन इनका यही कमियां निकल गई। मतलब ये तो बोल दिए कि हाँ जितना भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऑब्जेक्ट जितना भी सब दोनों तरफ बिहेव करता है, लेकिन बाद में फिर इनका कमी क्या निकल गया, यानी लिमिटेशन ये हो गया इनका ना, कि जैसे सब साइंटिस्ट का कुछ ना कुछ कमी निकल रहा था, तो बाद में इनका ये पता चल गया कि नहीं, आप ठीक बोले कि हाँ, मतलब आपका स्टेटमेंट सही था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम जो भी है वो दोनों नेचर की तरह, यानी डुअल नेचर की तरह बिहेव करता है। लेकिन केवल और केवल स्मॉल पार्टिकल्स ही इस तरह का बिहेव करता है। यानी जो माइक्रो स्ट्रक्चर पार्टिकल्स है ना, यानी एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स है ना, वही दोनों नेचर की तरह बिहेव कर सकता है। जब वही पार्टिकल्स या वही छोटा छोटा पार्टिकल से कोई बड़ा स्ट्रक्चर का निर्माण कर देता है ना, तो वो फिर वेव नेचर की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो केवल और केवल पार्टिकल्स नेचर की तरह बिहेव करेगा। वो अभी हम लोग देखेंगे। वो वेवलेंथ से वो निकाल के पता किए थे कि वेवलेंथ चेक किए कि अच्छा छोटा छोटा पार्टिकल्स है, उसका वेवलेंथ निकाले तो उसका वेवलेंथ दिख गया। लेकिन जब बड़ा बड़ा पार्टिकल्स, ढेरे बड़ा बड़ा पार्टिकल्स होने लगा, तो उसका वेवलेंथ पता नहीं चल रहा है। उसका वेवलेंथ इतना निग्लिजिबल, इतना कम आ रहा है वेवलेंथ, कि वो अपना वेव नेचर नहीं दिखा पा रहा था बड़ा बड़ा पार्टिकल्स। तो यही था इनका स्टेटमेंट।
तो आई होप हम पूरा ओवरव्यू स्टेटमेंट आप लोग को बता दिए, जो भी इनका बताया गया था। बस खाली अब हम स्टेटमेंट लिखते हैं और इनका इक्वेशन बताते हैं और कैसे ये चेक किए थे वो हम लोग समझते हैं। देखिए आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डुअल नेचर मैटर है और बगल में लिखा हुआ डी ब्रॉगली इक्वेशन, यानी डी ब्रॉगली साइंटिस्ट का नाम था। एक इक्वेशन भी दिए थे, वो समझेंगे वेवलेंथ निकालने के लिए। देखिए इनका स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगली और इसके बाद एक हाइजेनबर्ग आएगा, दोनों का स्टेटमेंट याद रखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। और एक चीज और थोड़ा सा आप लोग को बता दें कि केमिस्ट्री में ना कुछ ऐसा टर्म आएगा ना जो रटना पड़ेगा, और हम आप लोगों को बताते जाएंगे कि कहाँ कौन रटना है और कहाँ कौन समझना है, ठीक ना। तो ये सब तो सिंपल है, ये सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ रटने का बारी आएगी ना वहां बताएंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली प्रिंसिपल एज, देखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली प्रिंसिपल एज ए लाइट। देखिए लाइट के बारे में जिक्र कर रहे हैं ना कि लाइट मतलब कि प्रकाश जो है दोनों तरह का नेचर की तरह बिहेव करता है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल्स नेचर भी, उसी से कंपेयर कर रहे थे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली प्रिंसिपल एज ए लाइट एग्जिबिट डुअल नेचर। देखिए ये लाइट क्या है, लाइट डुअल नेचर की तरह एग्जिबिट करता है, मतलब डुअल नेचर की तरह व्यवहार करता है। अब इसके बाद देखिए क्या बोलता है, एग्जिबिट डुअल नेचर। अब आगे देखिएगा, देखिए यहाँ पे ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, ऑल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम आल्सो शोज ए डुअल कैरेक्टर। देखिए जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स जो भी आता है, ये भी क्या है, ये भी डुअल नेचर पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। इसके पास भी डुअल नेचर है, मतलब कि डुअल नेचर कहने का मतलब कि वेव नेचर भी है, पार्टिकल्स नेचर भी है, डुअल कैरेक्टर। यानी दे भी है, देखिए यहाँ पे और आगे क्या लिखता है, दे बिहेव्स बोथ एज पार्टिकल्स, पार्टिकल्स नेचर एज वेल एज वेव नेचर। यानी ये जो जितना भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है वो सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, वो भी क्या है, डुअल नेचर्स की तरह बिहेव करता है। डुअल नेचर्स में क्या क्या, पार्टिकल्स नेचर की तरह बिहेव करता है और वेव नेचर्स की तरह बिहेव करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ये फिर बाद में जाके ये प्रूफ हो गया था, मतलब बाद में जाके ये प्रूफ हो गया था कि ये जो पार्टिकल्स नेचर और वेव नेचर जो दिखा रहा है, ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही, ज्यादा बड़ा पार्टिकल्स के लिए ये नहीं है, ठीक ना। अब देखिए जब ये इक्वेशन बनाने लगे, अब यहाँ पे हम लोग आगे थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। जब ये अपना डी ब्रॉगली इक्वेशन बनाने लगे तो ये किए कुछ नहीं, बस खाली दूसरा का जो इक्वेशन था ना उधर से ले आए। जैसे एक था प्लैंक्स कांस्टेंट था, यानी प्लैंक्स एनर्जी था, उससे एक हम लोग का इक्वेशन ले लिया गया, एक इक्वेशन वहां से लिया गया और दूसरा इक्वेशन लिया गया। दूसरा इक्वेशन कहां से लिया गया, दो इक्वेशन ये यूज कर लिए, यानी जो एक आइंस्टीन का इक्वेशन था वो, और एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का एक इक्वेशन था वो, वहां से दोनों इक्वेशन उठा लिए। यानी पहला मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये कैसे किए थे, सो देखिए बता दे रहे। सबसे पहला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, ये देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या है, ये एक तरह का एनर्जी वाला थ्योरी है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन यहीं से ये ले लिया। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से क्या लेंगे, एनर्जी बराबर एच कांस्टेंट होता है, एनर्जी बराबर एच इंटू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, एच इंटू ये म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ई फॉर एनर्जी होता है। और फिर आइंस्टीन इक्वेशन से भी, वहां से भी लिए थे, आइंस्टीन का जो इक्वेशन था ना, आइंस्टीन इक्वेशन का वहां से भी लिए, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन का जो इक्वेशन था, आइंस्टीन साहब का क्या इक्वेशन था, आइंस्टीन साहब का इक्वेशन था E बराबर mc स्क्वायर था। अब यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा ना मॉडिफाई किया गया। अच्छा आगे करते हैं। अब देखिए दोनों का एनर्जी इक्वल है, तो दोनों का जो RHS है राइट हैंड साइड है उसको इक्वल कर दिए। इक्वल करने के बाद यहाँ पता चला एच म्यू
ये भी नहीं, ये म्यू है बराबर एम सी स्क्वायर। अब देखिए म्यू ये क्या है, एक तरह का ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी बराबर हम लोग यूज कर सकते हैं, देखिए फ्रीक्वेंसी बराबर यूज करते हैं सी अपॉन लेमडा। सी अपॉन लेमडा क्यों यूज कर सकते हैं, देखिए ये सब रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट भी बराबर एन लेमडा, हम लोग पढ़ते थे ना, भी बराबर एन लेमडा, वही है यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश का चाल बटा तरंग दैर्घ्य होता है, ये भी बराबर सी अपॉन लेमडा। यहाँ पे ये भी नहीं, ये म्यू, ये क्या है हम लोग का एक तरह फ्रीक्वेंसी है, लिख लीजिए बगल में, तो नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। फ्रीक्वेंसी एच बराबर क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कितना होता है 6.63 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक ना। अब यहाँ पे यूज करते हैं, देखिएगा फिर यूज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है, एच इंटू म्यू बराबर सी अपॉन लेमडा बराबर एम सी एस। देखिएगा एगो ई से एगो ई सी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी। एच अपॉन, देखिएगा यहाँ पे एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी। अब देखिए ये एम सी को इधर लाते हैं और ये लेमडा को इधर ले आते हैं, तो यहां से देखिएगा हम लोग को क्या मिलने वाला है, यानी एच अपॉन एम सी बराबर लेमडा। अब देखिएगा यहाँ पे ये किस चीज का है, ये है लाइट के लिए, ये फॉर लाइट के लिए, ये फॉर लाइट के लिए, लाइट के लिए दोनों नेचर, ये बिहेव दोनों नेचर बता रहा है। कैसे लाइट के लिए दोनों नेचर बता रहा है, देखिए यहाँ पे क्या है, c बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है, और ये हम लोग का वेवलेंथ, यानी अगर लाइट का वेवलेंथ निकालना हो ना तो यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, लाइट का वेवलेंथ एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ए बराबर मास, यहाँ मास के फॉर्मेट में लेना होगा। अब मास के फॉर्मेट में क्या, यानी यहाँ पे लाइट किस तरह का बिहेव करेगा, पार्टिकल्स नेचर की तरह बिहेव करेगा। तो पार्टिकल्स, जो भी लाइट के अंदर जो भी पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स गुने उस लाइट का जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे यूज करेंगे और उसका वेवलेंथ निकाल लेंगे, पहला। और दूसरा हम लोग को क्या करना, हम लोग को चेक करना है ना कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए हम लोग को चेक करना है। तो ये तो सी तो लाइट का वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम लोग को इसको रिप्लेस करना होगा। थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेन सी को जगह, यानी सी लाइट का वेलोसिटी है ना, तो वहां पे हम लोग भी वेलोसिटी यूज करते हैं। भी वेलोसिटी किस लिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का जो पार्टिकल्स है उसका वेलोसिटी यूज करते हैं। वेन, देखिए वेयर यहाँ पे यूज कर देते, लिख देते हैं वेयर सी बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे हम लोग का दे रहा है, नीचे दिख रहा होगा ना, देखिए सी बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पे तो हम लोग लिख दिए, मेंशन कर दिए। अब कहाँ लिखें, इधर तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं, अच्छा यहीं पे लिखते हैं, इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिएगा इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अगर v लेकर चले तो यहां से फिर हम लोग को क्या मिलने वाला है, यहां से मिलने वाला है h अपॉन m, और c की जगह क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का लेमडा, और ये क्या है, मास इंटू वेलोसिटी, ये v फॉर वेलोसिटी, ये मास इंटू वेलोसिटी। ये क्या बता रहा है, ये एक तरह का संवेग मोमेंटम है, मोमेंटम बराबर क्या होता है, mv होता है, मोमेंटम बराबर mv। और ये देखिए आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, यही वाला इक्वेशन में क्या था, यही वाला इक्वेशन है डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन यही है। अब देखिएगा इसको और बस इतना ही लिख दीजिए, यानी तो इसको और लिख सकते हैं आप लोग, एच अपॉन संवेग को हम लोग पी से डिनोट कर सकते हैं, पी बराबर लेमडा, ऐसे करके। यही क्या है, दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब देखिए इस इक्वेशन को ना थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इस इक्वेशन को समझते हैं अच्छा से। ये लेमडा है ना, वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब कि ये तो हम लोग को क्या देगा, वेवलेंथ तो वेव नेचर की तरह ये देगा, और ये पी मोमेंटम, इस वाला को, इस इक्वेशन को उठा के यहाँ रखते हैं, देखिए ये वाला इक्वेशन को, यानी एच अपॉन पी बराबर लेमडा,
देखिएगा ये पी क्या है, पी है मोमेंटम। मोमेंटम कब जनरेट होता है, जब पार्टिकल रहेगा ना, पार्टिकल्स रहेगा ना, तभी उस ऑब्जेक्ट में मोमेंटम जनरेट होगा। पार्टिकल्स नहीं रहेगा तो मोमेंट जनरेट होगा ही नहीं। पार्टिकल्स मतलब कि मास होना चाहिए। और ये वेवलेंथ है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, एच क्या था, कांस्टेंट था, तो यहाँ से हम लोग ना इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अगर एच को कांस्टेंट मान लिया जाए ना तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p लिख सकते हैं। लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग ये भी अब लिख सकते हैं, लेमडा हम लोग को क्या डेनोट कर रहा है, लेमडा हम लोग का वेवलेंथ डेनोट कर रहा है। वेवलेंथ किस चीज का वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ या वो जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का वेवलेंथ। तो देखिए ये वेवलेंथ यानी वेव नेचर की तरह ये बिहेव कर रहा है और ये पार्टिकल्स नेचर की तरह बिहेव कर रहा है। दोनों में एक रिलेशन भी बन गया कि वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, पार्टिकल्स नेचर। यहां से भी आप लोग यूज इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे h/p बराबर लेमडा, अच्छा इसको यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन। देखिए अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ना, यहाँ पे आप लोग देखिएगा इससे यानी ये वाला इक्वेशन को ये भी इक्वेशन को यूज करते हैं, यहाँ लिखते हैं लेमडा बराबर h/mv। यहाँ से ना, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनेगा, ये वाला इक्वेशन याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा h/mv। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसको चेक करना चाहे ना कि क्या ये छोटा छोटा ऑब्जेक्ट और बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट के लिए भी वैलिड है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इस वर्ड पे ध्यान रखिएगा, केवल और केवल ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ये वैलिड है। बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लेते हैं वो बॉल ले लेते हैं, केस्को बॉल ले लेते हैं, वो तो वैसे भी पता चल रहा है कि पार्टिकल्स नेचर की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या वो वेव नेचर की तरह बिहेव करेगा। अगर उसका वेवलेंथ निकालना चाहे तो वेवलेंथ उसका ना इतना निग्लिजिबल आएगा, इतना छोटा से छोटा आएगा ना कि वेवलेंथ नहीं, मतलब उसको हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि उसका वेवलेंथ है या नहीं है। इसीलिए यहां से अगर हम लोग इसको चेक करना चाहे ना तो चेक कर सकते हैं कि अब यहाँ पे भी ध्यान रखिए, जिस पार्टिकल्स का वेवलेंथ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिस पार्टिकल्स का वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा है, जिस पार्टिकल्स का वेवलेंथ ज्यादा है जिस पार्टिकल्स का वेवलेंथ ज्यादा है वो दोनों नेचर की तरह बिहेव करेगा। पार्टिकल्स नेचर की तरह भी बिहेव करेगा और फिर वेव नेचर की तरह भी बिहेव करेगा। और जिस पार्टिकल्स का, और देखिएगा, जिस पार्टिकल्स का वेवलेंथ बहुत कम है, जिस पार्टिकल्स का वेवलेंथ बहुत कम है वो केवल और केवल पार्टिकल्स नेचर की तरह बिहेव करेगा, वो वेव नेचर की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब कौन सा पार्टिकल्स का वेवलेंथ, मतलब कि कौन सा पार्टिकल्स का वेवलेंथ कम हो सकता है, तो वैसे पार्टिकल्स जिसका मास ज्यादा हो, जो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, वैसे पार्टिकल्स का वेवलेंथ बहुत कम होगा। और फिर छोटा छोटा पार्टिकल्स है, छोटा छोटा पार्टिकल्स का वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो उससे पता चल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन लोग का वेवलेंथ ज्यादा होगा, तो यहाँ से पता चल जाता है। तो आई होप यही था डी ब्रॉगली इक्वेशन, याद रखिएगा डी ब्रॉगली इक्वेशन, सारा चीज लिख दी है। एच है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये है मास ऑफ पार्टिकल्स, जो भी मास होगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का निकाल रहे हैं वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे v बराबर वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, प्रोटॉन है, एटम है, जो भी है उसका मास। अगर बड़ा सा बॉल है, केस्को बॉल है, तो केस्को बॉल का वो जो क्रिकेट वाला बॉल होता है उसका मास रखेंगे। जिस चीज का आप लोग का वेवलेंथ निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो इसका कुछ एक प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव, जो वेव वाला वेव नेचर होता है ना, वेव नेचर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। अब देखिए वेव नेचर का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखिए वेव नेचर का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला, दे रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। देखिए वेव नेचर के लिए ना एक चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रांसमिशन के लिए ना इसको माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बिना मीडियम के आगे बढ़ ही नहीं सकता। यानी एक चीज यहां से याद रखिएगा, ये सब तो याद करने लायक है। दे रिक्वायर्स मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। फिर क्या है, दे कैन नॉट मूव इन वैक्यूम। जो वेव नेचर है वो वैक्यूम में क्या कर सकता है, ट्रेवल नहीं कर सकता। अब यहां से बोलिएगा कि जो वेव मैटर है या मैटर जो वेव है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो लाइट वाला कैसे ट्रेवल करता है, तो लाइट का एक अलग फिनोमिना है, लाइट अलग तरीका का काम करता है।
लेकिन ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है ये सब के लिए ये रिक्वायरमेंट है। दे कैन नॉट मूव इन वैक्यूम, और क्या है, दे कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम मूविंग मास। जब ये मूव करते रहेगा तो ये जो भी मास है ना, जो भी मास, उस मास को अगर मूव करवाएंगे ना तो उस मास को सेपरेट अलग अलग फॉर्मेट में नहीं तोड़ेगा, ब्रेक नहीं करेगा। ये भी एक यहाँ पे। और फिर एक और क्या है, दे कैन नॉट रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और ये जितना भी छोटा छोटा पार्टिकल्स है, याद नहीं तो जो भी मैटर, जो वेव मैटर की तरह नेचर कर रहा दिखा रहा है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं बताएगा, कोई रिलेशन नहीं दिखाएगा। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट प्रॉपर्टीज था, वेव प्रॉपर्टीज है मैटर वेव्स का। और ये वाला देखिए, ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था, ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन का। ये तो समझ में आ गया होगा। इक्वेशन भी कुछ हम लोग किए नहीं, बस खाली प्लैंक्स कांस्टेंट था h म्यू, और फिर आइंस्टीन इक्वेशन था E बराबर mc स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है। E बराबर mc स्क्वायर मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बराबर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गुने सिविल का स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बराबर मैकेनिकल गुने सिविल का स्क्वायर। समझे? सोचिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का इतना पावर है कि ये जो मैकेनिकल और सिविल का स्क्वायर दोनों के प्रोडक्ट के बराबर ही अपने आप को इक्वल कर ले रहा है। इसलिए इसको कम नहीं आंकिएगा, कम नहीं समझिए, बहुत पावर है बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो आई होप डी ब्रॉगली इक्वेशन समझ में आ गई। एक और है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी है क्या, रियलिटी बता रहा है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कुछ नहीं, बस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ये है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना, कि एक पढ़े थे बोर्स का एटॉमिक थ्योरम, बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसी का वो कटाक्ष किया। कटाक्ष मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी निकाल के वो दे दिया गया। कमी क्या क्या है वो सब हम लोग देखते हैं। उसमें भी कुछ कुछ स्टेटमेंट है कि क्या क्या कमी है, और उसका कुछ इक्वेशन है। तो वो वाला इक्वेशन आप लोगों ने रट लीजिएगा, वो इक्वेशन रट लीजिएगा, वो हम आप लोगों को बता देंगे। तो ठीक है, बस इसको लिखिए आप लोग कॉपी में, सब लोग नोट डाउन कीजिए इतना सारा चीज। देखिए आप लोग के सामने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। आप लोगों ने इसको बताएं, सबसे बढ़िया इसको ना आप लोग रट लीजिएगा, सबसे बढ़िया रट लीजिएगा। इसका हम स्टेटमेंट आप लोग समझाते हैं, बस खाली यही रटिएगा और कुछ नहीं। देखिए ये बोलता क्या है, ये बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड द मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। यानी जैसे देखिए बोर्स एटॉमिक के अनुसार क्या बता दिया गया था ना, बोर्स एटॉमिक के अनुसार बता दिया गया था कि जो भी इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है और जो भी इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है, वो सब पोजीशन वेलोसिटी हम लोग साथ साथ मेजरमेंट कर सकते, सब मेजरमेंट हम लोग उसको कर सकते। लेकिन उसी का ये कटाक्ष है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर, कभी भी हम लोग कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, उसका कभी भी हम लोग साथ साथ पोजीशन और उसका मोमेंटम मींस वेलोसिटी कभी भी साथ साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। यही इसका स्टेटमेंट था। पार्टिकल्स विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ, पूरा फुल्ली एक्यूरेसी के साथ कभी भी हम लोग दोनों साथ साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते। बस यही था स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कुछ किए थे। इट स्टेट दैट फॉर पार्टिकल्स, यानी फॉर पार्टिकल्स के लिए बात कर रहे हैं ना, इट स्टेट दैट फॉर पार्टिकल्स द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को डेल एक्स से डिनोट किया जाता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को डेल पी से डिनोट किया जाता है। यानी डेल एक्स और डेल पी का जो प्रोडक्ट होगा, यानी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल एक्स एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डेल पी इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा,
एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल, और जो इसका वैल्यू है वो इक्वल रहेगा किसके बराबर, h/4 के बराबर इक्वल रहेगा, और या तो उससे क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी अब देखिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या था कि डेल एक्स इंटू डेल पी, यानी दोनों का जो प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी, डेल एक्स क्या था, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल पी क्या था, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कहने का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है वो वाला पोजीशन, यानी एक तरह से बोला जाए कोई डिस्टेंस के बारे में बता रहा है। डेल पी क्या बोल रहा है, डेल पी बता रहा है कि मोमेंटम, मोमेंटम मतलब कि वेलोसिटी के बारे में जिक्र कर रहा है। इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो h/4 के इक्वल होगा या h/4 से ग्रेटर होगा। और यहाँ पे h बराबर क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक, h बराबर प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला इक्वेशन याद रखिएगा, यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे इस चीज को आप लोग मेंशन करके रखिएगा कि देखिए जब डेल एक्स को हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, यानी डेल एक्स को डिक्रीज करते हैं। देखिएगा जब डेल एक्स को डिक्रीज करते हैं तो डेल पी क्या है, आल्सो इंक्रीज होता है। क्यों होगा, ये देखिए प्रोडक्ट है, इस चीजों को एन लेंगे, ये है ना डेल एक्स इंटू डेल पी, ये है बराबर, इधर कुछ भी हो तो अगर मान लेते हैं डेल पी को इधर ले आते हैं 1/डेल पी को, तो देखिए दोनों के बीच में इन्वर्सली हो गया, ए को बढ़ाएंगे तो दूसरा ऑब्वियसली कि घटेगा, ए को घटाएंगे तो दूसरा ऑब्वियसली कि बढ़ेगा, और ये वाइस वर्सा होता है। यानी अगर डेल पी अभी इंक्रीज हो रहा है, अगर मान लेते हैं डेल पी डिक्रीज करेंगे तो डेल एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डेल एक्स और डेल पी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल एक्स क्या है, डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, डेल पी क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, बस यही है। इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स बोल सकते, यही था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद हम लोग ना थोड़ा सा, अब ये ही था बस प्रिंसिपल, अब इसके बाद थोड़ा सा लेवल को अब अलग करते हैं। मतलब ये जितना भी हम लोग का मॉडल साइंटिस्ट ये सब था लगभग खत्म हो चुका है। अब कुछ आगे साइंटिस्ट का आएगा जो कैसे कैसे अरेंज किए हैं वो सब देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एनर्जी लेवल के बारे में देख लेते हैं। एनर्जी लेवल जिसको हम लोग सेल, सब सेल बोलते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिटल बोलते हैं, ये क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग पूरा जिक्र करते हैं। जैसे एनर्जी लेवल हम लोग पढ़े थे ना कि Ka-M-N-O, वही है हम लोग का एनर्जी कि K में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है, L में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है, M में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। फिर न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ता है या एनर्जी लेवल घटता है। ये सब सारी चीजें हम लोग एनर्जी लेवल में अच्छे से जिक्र करते हैं, ठीक।